कैप्टनसी मैंने हाँ करंटली इस सीज़न में अंडर 23 दिल्ली के लिए करी सी के नायडू ट्रॉफी में फॉर अ रीज़न। फॉर अ रीज़न है विराट कोहली। बिल्कुल ऑलराउंडर्स का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। विराट कोहली को राम के छोले भटूरे खाना पसंद है। तब विराट कोहली एक यंगस्टर थे। जो यंगस्टर्स हैं और जो भी देखते हैं मीडिया को, तो वो एक प्लेयर की लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। आपको सोचना बिल्कुल नहीं है, आपको बस फटाफट आंसर देने जो मन में आए। दिल्ली की डाइवर्सिटी, दिल्ली का कल्चर, दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स, दिल्ली का खाना सब काफी पॉपुलर है, लेकिन उससे भी ज्यादा फेमस है दिल्ली के क्रिकेटर्स। भाई विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, ईशांत शर्मा, कई सारे नामी के नामी क्रिकेटर्स ने दिल्ली का नाम रोशन किया है। एंड ऐसे ही दिल्ली में कभी भी ना टैलेंट की कमी नहीं हुई। एंड इसी टैलेंट को नर्चर किया है दिल्ली की ही दिल्ली प्रीमियर लीग में। एंड उसी के एक उभरते सितारे से हम आपको आज रूबरू कराने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं इस पॉडकास्ट में आयुष दुसेजा, जिनके साथ हम ढेर सारी चर्चा करने वाले हैं। मतलब मैं आपका होस्ट आयुष, दूसरे आयुष से ढेर सारी चर्चा करेगा क्रिकेट के बारे में, साथ ही उनके करियर के बारे में, एंड जानने की कोशिश करेंगे इनकी जर्नी को। सबसे पहले तो वन टफ न्यूज़ में आपका स्वागत है। एंड यहां से हम शुरुआत भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको जानने की कोशिश करेंगे। एंड जब जानने की बात करते हैं तो आ जाता है कि भाई आपकी क्रिकेटिंग जर्नी शुरू कैसे हुई, एंड थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बताइएगा। First of all, thank you so much, Via, for having me here. I'm really excited about this podcast and really looking forward to it. बात करें भैया जर्नी की, तो सबसे पहले तो भैया मैं क्रिकेट का शुरू से ही शौक था बहुत। जब 3-4 साल का था तब से ही पापा के साथ खेलता था, कॉस्को बॉल से, टेनिस बॉल से, जो भी कह लो। Nice. और उसके बाद प्रोफेशनली मैंने स्टार्ट किया जब मैं 7 साल का था, मतलब लेदर बॉल क्रिकेट। तो मैं सबसे पहले अजय चौधरी सर से मिला था, Nice. जो मेरे अभी भी कोच हैं। तो उस टाइम वो खाली सीनियर प्लेयर्स को कोच करते थे, तो उस टाइम अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं मिली उनसे इंटरेक्ट करने की। तो मैं उदयभान क्रिकेट एकेडमी गया, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में प्रैक्टिस करता था। तो 13 साल तक मैं वहीं खेला। तो ये ऐसी थी मेरी स्टार्टिंग जर्नी। एंड जैसे आपने बताया, आप अपने फादर के साथ बचपन में वो प्रैक्टिस कराया करते थे आपको, तो कहीं ना कहीं फादर का बहुत बड़ा रोल रहा है। एंड फैमिली ने कैसे आपको बैक किया, कैसे सपोर्ट किया? फैमिली का, फादर का भैया शुरू से ही बहुत सपोर्ट था। मतलब आज तक उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि क्रिकेट नहीं खेलना है या कुछ, कभी भी। मतलब ऐसा इतना सपोर्ट मेरे को नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स इतना कर सकता है। तो सपोर्ट की भैया कभी भी दिक्कत नहीं हुई। एंड जैसे जब हम बात करते हैं क्रिकेटर की, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत मेहनत तो छुपी होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड और बताएंगे, जैसे स्कूलिंग कहाँ से की एंड आपका स्टडिंग कैसी रही? सो भैया स्टडी मैंने डीपीएस सोनीपत से करी अपनी, मतलब पास आउट में डीपीएस सोनीपत से हुआ। तो मैं क्रिकेट खेलता था, स्कूल क्रिकेट भी काफ़ी खेलता था, स्कूल कैप्टन था। अच्छा। और स्पोर्ट्स कैप्टन भी रहा 11th में। तो जब मैं ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट करी, तो मैं श्रद्धानंद कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी। अच्छा। सो बीकॉम में, और बीकॉम प्रोग्राम मैंने करा, और मैं कॉलेज से भी क्रिकेट खेला हूँ काफ़ी। नाइस। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट, अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ MBA इन भारती यूनिवर्सिटी मेरठ, ऑनलाइन MBA। तो जैसे जनरली होता है ना, हमारे स्कूल्स में तो बहुत हुआ है कि हमारे नंबर कम आए, तो मम्मी पापा ने तो डांटा ही, साथ में ये भी कहा कि भाई दोनों चीज़ों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस का ज्ञान सिखाया। लेकिन जो एक एडेड कैरेक्टर्स होते हैं ना हमारे रिलेटिव, खासकर मौसी हो गई, बुआ हो गई, ये कहीं ना कहीं विलन कैरेक्टर माने आते हैं। इनका कैसा रोल था आपकी फैमिली में? टचवुड भैया, इनका मतलब बहुत, बुआ जो मेरी हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। वो अभी US में करंटली सेटल्ड हैं फूफा जी के साथ। तो वो भी अप टू डेट रखती है मेरे साथ, पूरा हर वक्त रखती है अप टू डेट, पूछते रहती हैं क्या चल रहा है, क्या है जर्नी में, काफ़ी बात होती है हमारी। तो टचवुड भैया ऐसा कोई रिलेटिव नहीं था जो मेरे को सपोर्ट नहीं करता था। तो शुरू से ही जो भी लोग पास रहे सब पूरा सपोर्ट था, बहुत अच्छे मेंटोर्स रहे मेरे। तो अभी तक सपोर्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आई, और होप करूँगा कि आगे भी ना आए, चलते रहेगा आगे भी ना आए। तो आगे अब बढ़ते हैं, एंड यहाँ से हम ले चलते हैं आपके प्रॉपर क्रिकेटिंग करियर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप बता रहे थे कि आपने इनिशियली क्रिकेट खेलने की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन जो हम कहते हैं ना एक बेंचमार्क होता है कि आप कहाँ से इस प्रॉपर स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि टेनिस क्रिकेट इज़ नॉट दैट सॉर्ट ऑफ क्रिकेट जिसको हम एक स्टेबलाइज क्रिकेट बोले। तो आपने लेदर बॉल क्रिकेट में कैसे एंट्री ली? लेदर बॉल में भी जैसे मैंने बताया, मेरे कोच अजय चौधरी सर थे। तो उनके पास तो मैंने स्टार्ट किया था जब मैं 14 का था। तो मैं जाता था उनके पास क्लब में, तो वो मेरे को यही बोलते थे हमेशा से कि ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ।
और जो मेरे चाइल्डहुड कोच हैं उदयमान सर, उनके पास भी मैंने अंडर 10 अंडर 12 काफ़ी खेला है, क्रिकेट काफ़ी खेला है। अच्छा। तो बट जब मैं दिल्ली के लिए ट्रायल देता था अंडर 14 अंडर 16, तो सिलेक्शन नहीं हो रहा था मेरा उस टाइम मैंने काफ़ी ट्रायल्स दिए, अंडर 14 भी दिए, अंडर 16, बट सबसे पहले मेरे को ब्रेक मिला जब मैं अंडर 19 खेला दिल्ली के लिए। तो वहाँ से मेरी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई। मेरा सेकेंड ईयर था जिसमें मैं कूच बिहार ट्रॉफी खेला था दिल्ली के लिए। कूच बिहार ट्रॉफी। एंड सिंस आपने दिल्ली की कैप्टेंसी भी की हुई है, तो वो ट्रांजिशन जो आया एज अ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन, वो तालमेल कैसे बैठाना होता है, एंड उसके बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स ज़रा। कैप्टनसी मैंने हाँ करंटली इस सीज़न में अंडर 23 दिल्ली के लिए करी, C.K. नायडू ट्रॉफी में। तो जो भी मेरा इंटरेक्शन हो रहा था सिलेक्टर कोचेस, वो मुझे यही कहते थे, तू कैप्टन बाद में, तू हमारे लिए एज अ मेन प्लेयर है, तो सबसे पहले तुझे परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। अगर तू परफॉर्म करेगा तो सबसे तेरा इंटरेक्शन अच्छा रहेगा और सब तेरे लिए पॉजिटिव बोलेंगे। और एक बेंचमार्क सेट करना है, रन बना के पॉजिटिव रहना है। तो वही था कि इस बार मेरा अच्छा रहा C.K. नायडू। एक्सपेक्ट इससे ज़्यादा करा था बट उतना नहीं हो पाया। बट मेरी इस साल 12 इनिंग्स में 750 थी दिल्ली के लिए। नाइस। तो सेलेक्टर्स मुझे यही बोल रहे थे कि तू रन बनाएगा तो सब तेरी बात सुनेंगे, इंटरेक्शन अच्छा रहेगा और टीम भी जीतेगी। बिल्कुल। तो यही था, ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं था। कैप्टेंसी का भी अलग मज़ा था और एज अ प्लेयर खेलने का भी एज अ प्लेयर खेलेगा। चलिए, तो यहाँ से हम आते हैं दिल्ली प्रीमियर लीग पे। दिल्ली प्रीमियर लीग की स्काउटिंग कब हुई, कैसे हुई, एंड उसका क्या प्रोसीजर था, एंड आपकी जो वेस्ट दिल्ली की टीम थी, वेस्ट दिल्ली लायंस, तो वहाँ का सीज़न कैसा था, एंड वहाँ पे बंदे कैसे थे, अपने प्लेयर्स कैसे थे, स्क्वाड कैसा था? स्क्वाड भी हमारा बहुत अच्छा था, मतलब चिल वाइब थी ऑफ द फील्ड काफ़ी। तो हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था DPL का, वो कुछ ऐसा था कि 4 कैटेगरी में हमारे 4 कैटेगरीज थी बेसिकली, A B C D। तो A में इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, B में रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स थे करंट, C में जो अंडर 23 और अंडर 19 खेले वो थे करंट प्लेयर्स, और अंडर D कैटेगरी में हमारे जो लीग परफॉर्मर्स हैं, जो नए लड़के आ रहे हैं, वो थे। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया सेट था सबका बेस प्राइस। तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था कुछ ऐसा था। और उसके बाद जो DPL में हमारी टीम थी, जैसे कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं, नवदीप सैनी भैया, ऋतिक शौकीन, तो इनसे भी काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन था, बहुत पॉजिटिव बोलते थे, ऑफ द फील्ड कंफर्टेबल करके रखते थे। तो एज सच कुछ प्रेशर नहीं आया। प्रेशर नहीं आया। नवदीप सैनी इंटरनेशनल खेल चुके हैं भाई, मज़ा दिला दिया तूने BGT ट्रॉफी में भी। इनफैक्ट जो एक थोड़े से ही नॉक खेली थी, लेकिन जो खेली थी वो इम्पैक्टफुल थी। सैनी से कितना सीखने को मिला? सैनी भैया से बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत थोड़े दिन थे हम DPL में साथ, 15 दिन के लिए, बट वो इतने हम्बल थे कि मतलब हमेशा कंफर्टेबल कर देते। मैं ट्रेनिंग भी उनके साथ करता था, सोचता था जितना सीख सकूँ उनसे बेटर रहेगा। तो वो हमेशा एक बात ही कहते थे कि हमेशा पॉजिटिव रहो। बिल्कुल। चाहे कुछ भी परफॉर्मेंस हो रही है नहीं हो रही है, हमेशा पॉजिटिव रहो। तो उनकी ये लाइन मेरे को काफ़ी अच्छी लगी और मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा अपने साथ ही। कैरी फॉरवर्ड करूँगा। चलिए, थोड़ा सा और कॉन्वर्सेशन को बढ़ाते हैं। इनिंग्स की बात हम कर लेंगे, लेकिन कितना इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है कोच का जब आप रन नहीं बना रहे हो। एक आपका माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आप लो फील करते हो, आप लो पॉइंट पे होते हो। वहाँ पर कोच एंड इनफैक्ट प्लेयर्स का क्या रोल होता है आपको अपलिफ्ट करने में? सबसे अच्छी बात मेरे साथ ये रही है कि जो मेरे साथ मेंटोर्स हैं, मेरी फैमिली है, सपोर्ट सिस्टम है, वो काफ़ी हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। अच्छा। तो जो मेरे चाइल्डहुड कोच भी हैं उदयमान सर, जो मेरे करंट कोच हैं अजय चौधरी सर, और मेरे एक और मेंटोर कोच हैं जितेश डागर सर, तो हमेशा मुझे मेंटली अप रखते थे, चाहे परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसमें मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा कि मेरे को डिप्रेशन है या कुछ है। तो हमेशा मैं पॉजिटिव रहा, क्योंकि क्रिकेट खेलने में मज़ा आता था शुरू से ही। तो एज सच परफॉर्मेंस में ज़्यादा सोचता नहीं, एंजॉय करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आगे बढ़ूँ आगे माइंडसेट से। चलिए, तो आप जनरली बैटिंग पोजीशन, आपकी आइडियल बैटिंग पोजीशन क्या है अगर हम बात करें शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट की, एंड हम बात करें अगर लॉन्गर फॉर्मेट में देखें? तो मैं प्रेफर करता हूँ टॉप ऑर्डर बैट्समैन 3-4 नंबर। 3-4 नंबर बेस्ट है। 3-4 नंबर की वैसे आजकल 3 की तो नहीं, लेकिन 4 नंबर की काफ़ी कमी हो रही है इंडियन टीम में। तो आप अपने आप को कैसे देख रहे हो, मतलब क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या आप अपना फ्यूचर सीधे इंडियन टीम में तो खैर सभी देखते हैं, लेकिन क्या वो प्रोसेस क्या है, कैसे स्टेप्स, कैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो? भैया प्लानिंग तो मेरा पर्सनली ये रहता है, ज़्यादा प्लानिंग ना करूँ, प्रेजेंट मोमेंट में रहूँ, तो मैं अच्छे राइट डिसीजन ले सकता हूँ ज़्यादा अच्छे से। बिल्कुल। तो यही रहता है कि इंजॉय करूँ अपनी पूरी जर्नी को, और
अगर इन्जॉय करूँगा तो हमेशा परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो प्रोसेस का ऐसे अभी मैं करंटली जैसे अंडर 23 खेल रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने रणजी ट्रॉफी कैम्प भी करा, मुश्ताक अली कैम्प भी करा। तो होपफुली इस साल सीनियर टीम में मैं डेब्यू करूँ दिल्ली के लिए। नाइस। और आगे DPL है और ये सब है, तो रास्ते खुलेंगे उससे। ये रास्ते बिल्कुल खुलेंगे। एंड इनफैक्ट हम भी यही चाहेंगे कि आप फटाफट तो नहीं, प्रोसेस फॉलो करके जैसा आप बात कर रहे हो, इन्जॉय करो अपने गेम को। आपने अभी बताया रणजी ट्रॉफी ट्रायल्स दे सकते हो एंड आप बिल्कुल दोगे एंड डेब्यू भी करोगे। एंड रणजी ट्रॉफी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इससे सीधे सीधे मैं पॉइंट डालूंगा टेस्ट क्रिकेट पे। इस वक्त हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो ये है कि करंट जनरेशन T20s की तरफ भाग रही है, लीग की तरफ भाग रही है। अब उसका रीज़न लाइमलाइट भी हो सकती है, उसका रीज़न पॉपुलैरिटी भी हो सकती है कि इतनी जल्दी फेम हासिल करनी है, पैसा हासिल करना है। तो आप इस चीज़ को किस तरह से परसीव करते हो? परसीव भैया इसमें पर्सन टू पर्सन बहुत डिफर करता है चीज़ों में। तो किसी को T20 फॉर्मेट पसंद है, किसी को वनडे फॉर्मेट पसंद है और किसी को रेड बॉल क्रिकेट, जो अल्टीमेटली बेस्ट क्रिकेट है मेरे हिसाब से, रेड बॉल क्रिकेट। तो भैया ऐसा होना चाहिए एक प्लेयर को, मतलब हर चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कब क्या मिल जाए हमें पता नहीं। तो पर्सनली बोलूँगा तो मेरा रेड बॉल फेवरेट फॉर्मेट है, तो मैं उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा करता हूँ बाकी फॉर्मेट से। बट अगर आप हर चीज़ के लिए रेडी हो तो आपको कभी भी चांस मिल सकता है। तो हमें ग्रैब करनी है अपॉर्चुनिटी जब भी चांस मिलेगा। चलिए, जैसा आपने बताया टेस्ट क्रिकेट आपका फेवरेट है, लेकिन अगर वनडे क्रिकेट की बात की जाए, जो हम ग्रैब करना चाहते थे इस साल भी, लास्ट सीजन भी हमारा हो नहीं पाया। लास्ट ईयर हमने बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी मिस करी, घर में वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ODI क्रिकेट अपनी साख खोता जा रहा है। तो T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये एक रीज़न है। टेस्ट क्रिकेट को प्लेयर्स तवज्जो दे रहे हैं नई टेस्ट स्कीम के आने के बाद। लेकिन वनडे क्रिकेट का क्या है, मतलब आपका क्या पर्सपेक्टिव है, वनडे क्रिकेट को आगे कैसे ले जाना चाहिए? वनडे क्रिकेट में भी हमारे पास डोमेस्टिकली बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और इंडियन टीम भी बहुत अच्छा खेली मेरे हिसाब से। तो फाइनल में थोड़ा अप डाउन चलते रहता है गेम का, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम की वनडे फॉर्मेट में बहुत अच्छी टीम है और आगे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो प्रिपरेशन सबकी बहुत अच्छी है। अगर जो परफॉर्म करेगा सीज़न, विजय हज़ारे ट्रॉफी बेसिकली हमारी डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है जिससे वनडे टीम में सिलेक्शन होता है। हाँ। तो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। एंड आप किस तरह से देखते हो वनडे को, अगर हम वनडे के फ्यूचर की बात करें, क्योंकि इतना वनडे अब होता ही नहीं है। हमने लास्ट सीजन भी देखा कि जब वर्ल्ड कप था उसके पहले वनडे इंडियन टीम बहुत खेल रही थी। इनफैक्ट वर्ल्ड लेवल की टीम ने भी अब वनडेज खेलना ना के बराबर ही हम कह सकते हैं, कम ही कर दिया बहुत ज़्यादा। T20s बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वहाँ पर आप वनडे के फ्यूचर के बारे में क्या बात करना चाहोगे? वनडे का फ्यूचर भैया मेरे हिसाब से तो ब्राइट ही रहेगा, ये फॉर्मेट डाउन नहीं होगा, क्योंकि हमारे दिल्ली में भी 40 ओवर्स मैचेस काफ़ी होते हैं, तो सिमिलर टू 50 ओवर्स है काफ़ी। हाँ। तो हम प्लान भी हो रहा है DDCA में कि शायद 50 ओवर्स के मैचेस होंगे, ताकि आगे जाके 50 ओवर्स की प्रिपरेशन अच्छी रहे। तो अगर मेरे को ऐसा लगता है कि वनडे फॉर्मेट का फ्यूचर भी ब्राइट है आगे इंडिया के लिए। चलो, बहुत होगी इधर उधर की चर्चा, वापस आते हैं वेस्ट दिल्ली लायंस, जहाँ से आपको कहीं ना कहीं वो लाइट मिली, वहाँ से उसके थोड़ा सा सफ़र के बारे में बताइएगा। साथ ही DPL में जो बाकी की टीम्स थी उसमें कंपटीशन हमने देख लिया, हमने नंबर्स की बात कर ली, लेकिन हम प्लेयर्स की बात करेंगे। तो आपके टीममेट्स होंगे, उसमें कौन सा ऐसा चबी प्लेयर जो हमेशा ऐसे चिट चैट करता रहता हो या क्रिकेट से अलग हट के कॉन्वर्सेशन को अलग ही डायरेक्शन में ले आता हो एंड थोड़ा माहौल चिल करता हो, ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स हैं भाई? DPL में भैया वेस्ट दिल्ली लायंस में हमारा विकेट कीपर बैट्समैन था क्रिश यादव। तो वो माहौल बहुत चिल रखता था। अच्छा। तो उसके साथ मतलब वो मेरा रूममेट मेरा अखिल चौधरी था, बट हम तीनों एक साथ ही रहते थे। अच्छा। ज़्यादातर तो क्रिकेट में अगर फील्ड पे परफॉर्मेंस नहीं हुई तो ऑफ द फील्ड चिल रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इनके साथ कंपनी इंजॉय करता था, अखिल चौधरी, क्रिश यादव की, अनमोल शर्मा। तो वो चलिए, तो बाकी रन गेटिंग और इसके आगे चलें तो वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए आप आगे का अपना करियर देख रहे हो कि इससे अलग हट के कोई और टीम है दिमाग में स्पेसिफिकली? अगर हम सिर्फ दिल्ली प्रीमियर लीग की बात करें तो दिल्ली प्रीमियर लीग में भी ऐसा कुछ प्लानिंग तो नहीं है, बट जो भी टीम मुझे पिक करेगी तो मैं अपना 100% दूंगा, बेस्ट दूंगा उसे। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टीम है,
बट अपनी प्रिपरेशन पूरी रखूँगा और कोशिश करूँगा कि जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ कोई भी टीम हो वो मैं करूँ नेक्स्ट ईयर। व्हाट डू यू थिंक कि दिल्ली प्रीमियर लीग से क्या आईपीएल की चाबी मिल सकती है? 100% भैया, मेरे को लगता है क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हाँ। लाइव स्ट्रीम हो रहा है तो परफॉर्मेंसेस छुप नहीं सकती, और इतने बड़े बड़े कमेंटेटर्स, अंपायर्स, मतलब सब, और स्काउट्स, आईपीएल स्काउट सब नज़र रख रहे थे डीपीएल में। बिल्कुल। तो मुझे लगता है भैया अगर डीपीएल में कोई परफॉर्म करेगा तो 100% वो आईपीएल क्रैक करेगा। आईपीएल की फेवरेट टीम कौन सी है आपकी? मेरी आरसीबी। आरसीबी फॉर अ रीजन है कि फॉर अ रीजन कह फॉर सकते अ हैं रीजन है, विराट कोहली। बिल्कुल। और विराट, अच्छा चलो अगर इंडियन प्लेयर्स को हटा दिया जाए, हम विराट कोहली, देखो विराट कोहली सबके फेवरेट हैं, रोहित शर्मा भी हैं, धोनी भी हैं, सचिन भी हैं, बुमराह भी हैं, हम इनकी बात ही नहीं करेंगे। इनके अलावा अगर इंडियन प्लेयर्स की बात की जाए तो कौन सा वो इंडियन प्लेयर है जो आप कहीं ना कहीं इनको फॉलो करना चाहते हो? इंडियन प्लेयर भैया युवराज सिंह कहूँगा, क्योंकि मैं लेफ्टी बैट्समैन हूँ तो मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ उन्हें। और अगर फॉरनर की बात करा जाए तो ब्रायन लारा बैटिंग में। ब्रायन लारा 100%। दोनों लेफ्टी, Yes. एंड दोनों का एकदम अलग ही स्टाइल, एंड जो उन्होंने अचीव किया है वो कहाँ ही। चलिए फिर बॉलर्स की बात करें तो आप बॉलिंग करते हो, ये हमें पता है। थोड़ा सा बॉलिंग के बारे में बताइए, कितनी अच्छी लगती है, कि बैटिंग अच्छी लगती है कि बॉलिंग? एंड आप मतलब बचपन में ऐसा होता था ना, हम खेलते थे तो हमें बैटिंग अच्छी लगती थी, फील्डिंग विल्डिंग तो होती रहेगी लेकिन बैटिंग पहले चाहिए। आपका भी ऐसे ही रहता था? मेरा भैया हमेशा से बैटिंग का ही था, शुरू से डोमिनेट बैटिंग में ही करना है। हमेशा से माइंडसेट ये रहता था कि जाऊँ ग्राउंड पे तो बैटिंग से डोमिनेट करूँ। बट पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर हूँ मैं। अच्छा। तो और फील्डिंग पे भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। आजकल की जो क्रिकेट है तो आपको मेंटली और फिटनेस ऐसी रखनी पड़ती है। फील्डिंग तो इतनी इम्पॉर्टेंट है आज की गेम में कि आप अगर 10 रन भी बचाओ टीम के लिए तो बहुत मैटर करता है, इम्पैक्टफुल होता है वो काफ़ी ज़्यादा। तो हमेशा से भी आप बैटिंग डोमिनेट करना चाहते हैं। बैटिंग डोमिनेट, चलिए बैटिंग डोमिनेंस जान लिया, बाकी आपके बारे में भी जान लिया और जानते रहेंगे भी आगे। लेकिन अब थोड़ा सा रुख करते हैं हम एंड बात करेंगे कि टेस्ट क्रिकेट में जैसे हम WDC देख रहे हैं, तो टेस्ट क्रिकेट में आपने भी बोला कि आपको टेस्ट क्रिकेट में जाना है, रेड बॉल क्रिकेट आपको अच्छा लगता है। क्या लग रहा है WDC का क्या हाल होने वाला है तीसरी बार? मेरे को लगता है भैया इस बार मतलब प्रिपरेशन अच्छी है इंडियन टीम की काफ़ी। अभी बांग्लादेश से भी सीरीज़ चल रही है तो वो अच्छा चल रहा है। तो इस बार होपफुली वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हम जीतेंगे 100%। चलिए, अगर आयुष जनरली हम देखते हैं ना कि इंडियन टीम में कह लो या वर्ल्ड वाइड क्रिकेट में कह लो, ऑलराउंडर्स का बहुत बड़ा रोल माना जाता है एंड कहीं ना कहीं टीम अब इनकलकेट कर रही है ऑलराउंडर्स को। जैसे आप इंडियन टीम में भी देख सकते हो, अक्षर पटेल प्राइम एग्जाम्पल, वॉशिंगटन सुंदर, इन सारे प्लेयर्स को टीम में बहुत ज़्यादा इंक्लूजन मिलता है, बैक भी करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो आप कह रहे हो कि आप बॉलर भी हो तो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी आपका उतना कंट्रीब्यूशन हो जाए तो कहीं ना कहीं आपको वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर बनाया जाएगा? एंड इनफैक्ट युवराज सिंह आपके इंस्पिरेशन हैं अदर देन विराट कोहली, तो क्या लगता है यार ऑलराउंडर का एक अलग ही ओहदा होता है क्रिकेट टीम में? 100% भैया, एक ऑलराउंडर टीम को जो प्रोवाइड कर सकता है मेरे हिसाब से वो एक स्पेसिफिक बैट्समैन, स्पेसिफिक बॉलर नहीं कर सकता। क्योंकि एज एन ऑलराउंडर आप अगर बैटिंग में फेल भी हो गए किसी दिन तो आप बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, फील्डिंग से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कि अगर जितना टीम में जितने ऑलराउंडर्स हैं उतना टीम की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है जीतने के लिए, ज़्यादा हो जाती है। इनफैक्ट हम वर्ल्ड क्रिकेट में यही देख रहे हैं, ये अब प्रोसीजर चला आ रहा है। एंड आपने थोड़ी देर पहले प्रोसीजर की बात करी थी तो उसी पे आ जाते हैं। अदर देन क्रिकेट अगर हम बात करें तो क्या फॉलो करते हो यार? किस चीज़ में मज़ा आता है कि भाई ये है, क्रिकेट नहीं है तो मैं इसको करूँगा, ये काम करूँगा, मज़ा दिलाएगा? अदर देन क्रिकेट भैया मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। अब मेरे 2 दोस्त हैं, शिवम भान और आर्श तनेजा, उनके साथ मतलब हैंग आउट कर लिया या फिर नेटफ्लिक्स देख लिया। क्रिकेट में ही है कि अलग है? ये क्रिकेट भी खेलते हैं बट अच्छा, वो अलग से भी हम बहुत हैंग आउट करते हैं साथ। अच्छा। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो गया, नेटफ्लिक्स देख लिया, तो यही है भैया। और मैं कोशिश करता हूँ कि जब क्रिकेट ना खेल रहा हूँ तो 3-4 दिन ऑफ ले लूँ क्रिकेट से, ताकि ज़्यादा स्ट्रेस ना रहे जब मैं ग्राउंड पे जाऊँ। तो बैडमिंटन, फुटबॉल मैं खेलता हूँ, देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ स्पोर्ट्स भी। नाइस। एंड इसके अलावा अगर हम बोलें तो योगा, मेडिटेशन वगैरह? बिल्कुल भी, आजकल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्किल रिलेटेड बहुत प्लेयर्स सेम होते हैं। हाँ।
19-20 का फ़र्क है। तो मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा आज की डेट में अगर प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना है तो बिल्कुल भी मैं मेडिटेशन करता हूँ सुबह उठ के, हमेशा रोज़ करता हूँ, और रात को सोने से पहले। चलिए, तो जैसे आप हैंग आउट करते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, ऐसे ही अगर हम आपके टीम में बात करें, स्पेसिफिकली दिल्ली की टीम में बात करें एंड डीपीएल की टीम में बात करें, ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं जो भाई वाइब चिल रखते हैं? माहौल चाहे जितना टेंस हो, आपने बता दिया, एक तो आपके विकेट कीपर बैटर थे, दूसरा ऐसा कोई बंदा जिसके पास कहानियाँ ही कहानियाँ है, भाई ज़िंदगी चिल रहनी है, कहानियाँ सुनाना है, लाइफ एंजॉय करनी है। अब एक इससे किस्सा बता देता हूँ जो कानपुर के लोग, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, कानपुर के लोगों के पास किस्सों की कमी नहीं होती। आपकी टीम में ऐसा कौन सा बंदा है जिसके पास किस्सों की कमी नहीं है? ऐसा भी यार, करंटली तो दिल्ली की जो हमारी अंडर 23 की टीम थी उसमें एक मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त भी है, मयंक गोसाई। तो वो बहुत चिल वाइब रखता है ऑफ द फील्ड, तो प्रेशर आने ही नहीं देता किसी भी चीज़ का। जैसे परफॉर्मेंस नहीं हुई बिल्कुल भी, तो हम एक दूसरे से कहीं की भी बातें करने लग जाते हैं आपस में साथ, तो चिल वाइब रहती है पूरी ऑफ द फील्ड। उनके पास कहानियाँ होंगी? कहानियाँ बहुत। कहाँ से बिलोंग करते हैं गोसाई जी? ये मेरे वहीं रोहिणी से ही है। चलो भाई भाई, कहानियों की कमी रहनी भी नहीं चाहिए, चिल वाइब रहनी चाहिए। अब ऐसा कोई प्लेयर जो गाना वाना गुनगुनाता रहता हो, अपनी ही लाइफ है उसकी अलग ही, ईयरफोन लगाए डाले एंड ख़त्म फिर? ये ऐसा मैंने आपसे पहले भी बताया, विकेट कीपर बैट्समैन जो हमारा डीपीएल में क्रिश यादव, तो वो काफ़ी गाने सुनता था, बट मेरे को भी बहुत शौक है गाने सुनने का। अच्छा। तो अदर देन क्रिकेट मैं गानों पे बहुत फोकस करता हूँ, गाने सुनने, सिद्धू मूसेवाला के, करण औजला के, तो काफ़ी पसंद है। अब वैसे क्रिकेट में क्या सारी स्पोर्ट्स में डाइट प्लान बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, खासकर जब से विराट कोहली, केएल राहुल एरा आया है, क्योंकि इस एरा के प्लेयर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाइट को फॉलो करते हैं, एंड उससे ज़्यादा अगर उन्होंने चीट भी कर लिया, अगर उन्होंने कुछ अजीब सा खा भी लिया जो उनको नहीं खाना चाहिए था, तो वो जिम में उससे डबल वर्कआउट कर लेते हैं। तो आपका ऐसा चीट क्या है एंड क्या खाना पसंद है? विराट कोहली को राम के छोले भटूरे खाना पसंद है, आपको क्या खाना पसंद है? ऐसे भैया मैं भी विराट कोहली से बहुत इंस्पायर हूँ, तो ये तो काफ़ी टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ जिम रूटीन और फिटनेस। तो 7 साल हो गए मैंने अभी तक, मतलब कोशिश कर रहा हूँ उनकी इंस्पायर होके कि अच्छा खाऊं। बट अदर देन अगर बोलना ही है मुझे, तो एक तो मम्मी के हाथ का राजमा चावल बहुत पसंद है भाई, मज़ेदार, और बटर चिकन नान। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन जब जिस क्रिकेटर से मैंने सुना है वो बटर चिकन नान का मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप लिस्ट में रखें जो खाने की चीज़ होती है। बाकी मम्मी के हाथ का तो यार सब कुछ अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो खैर क्या ही चीट, वो चीट नहीं है भाई, वो ब्लेसिंग है, एंड हमें सहेज के रखना है उसको। चलिए, तो कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाते हैं। डाइट की आपने बात करी, तो डाइट प्लान कैसे फॉलो करते हो, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? जैसे भी हम फिटनेस पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान हो रहा है, तो प्रोटीन, जैसे अगर आपका बॉडी वेट 70 kg है तो एटलीस्ट आपको 100 ग्राम्स प्रोटीन रखना है डे में करनी है। हाँ जी। और कार्बोहाइड्रेट्स अच्छा रहता है, गुड फैट्स रहते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स। सो भैया यही रहता है कि प्रोटीन बैलेंस डाइट रहे, बाहर का कम खाऊं, घर का ज़्यादा खाऊं, और बैलेंस डाइट रहे। एंड जो डेली आपका फिजिकल रूटीन होता है, जिम वगैरह होता है, वो कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो? हमारे भैया ट्रेनर हैं इस बार अंडर 23 टीम के, भवनेश कुमार। हाँ जी। तो वो मेरे को ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, तो हफ्ते में जैसे ऑफ सीजन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंबाइन रहता है फंक्शनल ट्रेनिंग के साथ, ग्राउंड ट्रेनिंग। बट इन सीज़न, जैसे सीज़न अब स्टार्ट होने वाला है, तो हम फोकस करते हैं कि मेंटेन करने को अपनी बॉडी को, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थोड़ी कम हो जाती है उसमें, और ग्राउंड ट्रेनिंग और फंक्शनल पैटर्न पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। एंड जिम वर्कआउट वगैरह में मेरे ख्याल से जनरली जितने क्रिकेटर्स को देखा गया है वो वेट पे इतना फोकस नहीं करते जितना वो स्ट्रेंथ पे करते हैं, खासकर लोअर बॉडी। तो आपका जिम में फेवरेट वर्कआउट क्या है? मेरा जिम में लेग्स से बढ़िया कुछ नहीं। ग्लूट्स अगर आपके स्ट्रांग हो तो पूरी बॉडी वर्क करेगी। ग्लूट्स एंड कोर। एंड जब हम वर्कआउट की बात करते हैं तो भाई वो अलग ही एक सेगमेंट हो जाता है। एंड वर्कआउट में विराट कोहली मेरे ख्याल से सबसे ऊपर है। विराट कोहली एज एन इंस्पिरेशन कहाँ से, कैसे हुआ? विराट कोहली शुरू से ही थे, मतलब जैसे मैंने क्रिकेट देखनी स्टार्ट करी 2011 में। बिल्कुल। तो तब विराट कोहली एक यंगस्टर थे, तो बट उस टाइम भी उनकी ऐसी एनर्जी थी कि देखने का मन करता था उन्हें शुरू से ही। तो तब से मैं उन्हें इतना फॉलो करता हूँ, मैंने शायद उनकी सारी सेंचुरीज ध्यान से देखी होगी। तो और मेरी गेम भी मैं
वैसे ही मानता हूँ, मतलब एंकर गेम है मेरी। बिल्कुल। मैं टीम को लेके चलता हूँ पूरे, मतलब अगर ये रहता है कि अगर मैं खेल रहा हूँ तो टीम का अच्छे उस पे नोट पे है। तो विराट कोहली शुरू से इंस्पिरेशन रही, अब ट्रेनिंग में भी, फिटनेस में भी और उनकी बैटिंग में। एंड विराट कोहली का कोई ऐसा शॉट जो आप अपनी बैटिंग में, इवन तो आप लेफ्टी हो, लेकिन वो अपनी एक चाहिए भाई, ये स्किल तो चाहिए, क्या होगी? कवर ड्राइव, जो कवर ड्राइव मारते हैं भाई, वो तो फिर वर्ल्ड लेवल के बेस्ट कवर ड्राइव्स में से एक है उनकी। चलिए, विराट कोहली द इंस्पिरेशन। अब बात करते हैं थोड़ा सा अलग, ध्यान भटकाते हैं और बात करते हैं सुपरस्टिशन की। जनरली मेरे भी सुपरस्टिशन होते हैं, फुटबॉलर्स के भी सुपरस्टिशन होते हैं, क्रिकेटर्स के भी ऐसे सुपरस्टिशन होते हैं। तो आप ऐसा कौन सा रिचुअल है जो फॉलो करते हो मैच से पहले, मैच के बाद में? भैया एज सच कुछ रिचुअल तो फॉलो नहीं करता, बट बैटिंग जाने से पहले एक बार मैं सन की तरफ ज़रूर देखता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर सन की तरफ देखूंगा तो अच्छा ही होगा परफॉर्मेंस। और अगर रात में हो मैच तो भैया सीधा सीधा भगवान को याद करके चले जाता हूँ। चलिए, ये भी बढ़िया है यार। रात को मैच है तो भाई भगवान को याद करना। मेरे ख्याल से यार धोनी की याद दिला दिया आपने। धोनी भाई कैसे लगता है? बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत काम एटीट्यूड है उनका। काम एटीट्यूड, हाँ जी। जैसे सुपरस्टिशन की बात ही कर रहे थे, तो जैसे कभी गए आप दिन के टाइम पे मैच खेलने से पहले, आपने भगवान को भी याद कर लिया, सन भी देख लिया, लेकिन टोटका काम ही नहीं आया, तो क्या चलता है दिमाग में? भाई आज तो बल्ले पे बॉल ही नहीं आ रही है। मैंने आपको भैया जैसे बताया कि सुपरस्टिशन में इतना बिलीव नहीं रखता मैं। हाँ। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है, हो गया हो तो हो गया हूँगा भैया उस दिन आउट मेरे को। चलिए, लेकिन जैसे हम देखते हैं ना, एक बल्लेबाज का भी, बैटर का भी ट्रांजिशन का फेस होता है। एक फेस होता है उसका बहुत ब्यूटीफुल फेस, हनीमून पीरियड होता है जब वो बहुत रन पे रन बनाए जा रहा होता है, और एक टाइम होता है वो लीन पैचेस से गुजर रहा होता है। तो ये ट्रांजिशन के फेस से उभरने के लिए एज अ प्लेयर आप क्या करते हो? भैया अगर ऐसा, क्योंकि होते रहता है एक प्लेयर की मतलब लाइफ में आते रहता है, तो इसके लिए भैया सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपके आसपास के लोग हैं वो कैसे हैं। हाँ। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है और मेंटोर जो मैंने आपको पहले भी बताया वो सपोर्टिव हैं, तो आप इससे डील कर जाओगे। वो आपको मेंटली अप ही रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। बट कभी कभी प्लेयर के लाइफ में ऐसा भी होता है कि उसके साथ कोई बात करने वाला नहीं है, तो उस टाइम आप उसे अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगा जिसके साथ भी ऐसा होता है वो अपने जिसे भी मानते हैं उनसे बात करें, अच्छा पॉजिटिव वाइब्स लें उनसे और आगे बढ़ें। अब जैसा आपने बोला कि कुछ प्लेयर्स या कोई कभी एक ऐसा फेस भी आता है जब कोई आपके साथ ही नहीं होता है, आपको कोई सुनने वाला नहीं होता है, एंड इस टाइम पर मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जनरली हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे सबके अपने अपने ओपिनियन है, सब अपने आप में एक्सपर्ट बने फिर रहे हैं, एंड खासकर अगर क्रिकेट की बात की जाए तो सबके ओपिनियन है, सब ज्ञान देना चाहते हैं, चाहे सामने वाला बंदा लेना चाहे या नहीं। तो सोशल मीडिया भी एक रीज़न है कि सामने वाला बंदा सोचने बहुत लगता है कि क्या वाकई में ऐसा है जो दुनिया कह रही है, बाहर की दुनिया। इस बाहर की दुनिया से आप कैसे बच के रहते हो, एंड इस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत दिमाग कैप्चर कर रखा है किसी भी पर्सनालिटी का एज अ क्रिकेटर। पर्सनली भैया मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोशल मीडिया से आपको, जब आपका लीन पैच चल रहा है तो ऑफ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। बट वही मैंने जो पहले कहा कि अगर मैं बहुत लकी रहा हूँ इस चीज़ में कि मेरे अच्छे मेंटोर्स, फैमिली का पूरा सपोर्ट है, तो मेरे को कभी डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हुई नहीं। मैं ऑफ़ कर देता हूँ स्क्रीन टाइम अपना, या फिर कभी भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ, अच्छा देखूँ, अच्छा पढूँ, और तो जैसा अच्छा सपोर्ट रहेगा उस पर आगे बढ़ेंगे, उस पर आगे रहेंगे। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें, सोशल मीडिया की एक अलग से कहानी है, लेकिन आप मीडिया को कैसे देखते हो? क्योंकि जनरली हम देखते हैं जब कोई बड़ा क्रिकेटर होता है उसको तो मीडिया से दूर रहने के लिए कहा जाता है। आप मीडिया को एज अ मीडियम कैसे लेते हो कि सिर्फ ये कम्युनिकेट करने का माध्यम है, या ये आप प्रॉपर अपनी स्टोरी बता सकते हो एंड सामने वाले को भी इंस्पायर कर सकते हो, एंड खुद भी सामने वाले की स्टोरी सुन के इंस्पायर हो सकते हो? मीडिया भी अब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं और जो भी देखते हैं मीडिया को, तो वो एक प्लेयर की लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं और जो भी उसके पीछे चल रहा है। तो मेरे हिसाब से मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब किसी भी चीज़ को बताने के लिए, और अच्छा है कि हम जितना मीडिया से इंटरेक्ट करें आजकल, अच्छा है वो। सही है। तो अब हम बात करते हैं कि आपके स्पेसिफिकली क्रिकेट के अलावा
आप बैडमिंटन खेलना पसंद करते हो, लेकिन अगर बाय एनी चांस क्रिकेट आप परस्यू नहीं कर पाते इन फ्यूचर, तो आपका प्लान बी क्या होगा? राइट नाउ भैया मुझे ऐसा लगता है कि जिस एज में मैं हूँ तो प्लान बी तो सोचना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे को, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं क्रिकेट में क्रैक करूँगा आगे, कर लूँगा। और अगर मेरे हिसाब से जो प्लान बी अगर आप नहीं रखोगे तो आप पूरी तरह फोकस रहोगे अपने प्लान ए पे। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी क्रिकेट खेल रहा है कोई भी फील्ड में, तो वो प्लान ए पे स्टिक करें, ज़्यादा प्लान बी के बारे में ना सोचें और पूरी तरह उस पर फोकस करें। तो नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ से क्या होने वाला है? डीपीएल के बाद आईपीएल या रणजी पे फोकस करने वाले हो? भैया अभी एज सच कुछ प्लानिंग तो नहीं है, बट कोशिश करूँगा इस साल रणजी ट्रॉफी टीम में क्रैक करने का। एंड उसके लिए प्रिपरेशन कैसी चल रही है? प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी है। अभी मैं लास्ट वीक बैंगलोर होके आया हूँ। अच्छा। रेड बॉल प्रिपरेशन के लिए, तो प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। मेरे मैचेस कॉन्टीन्यूसली चल रहे हैं, परफॉर्मेंस हो रही है, तो पॉजिटिव हूँ अपने प्रोसेस को लेके काफ़ी। कोई इन्जॉय कर रहा हूँ लाइफ में, तो सब कुछ अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से। हम हर 4 साल में वर्ल्ड कप देखते हैं 50 ओवर का। T20 वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट हर साल ही हुए जा रहे हैं। अब WTC के आने बाद कहीं ना कहीं टेस्ट में फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, अपलिफ्टमेंट देखने को मिली है, एंड ऐसे ही कमबैक होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का। इनमें से आपका सबसे फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है अगर हम बात करें तो, एंड क्यों है? ICC ट्रॉफीज़ में तो भैया वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप मेरे को बेस्ट लगता है। हाँ। बट जैसे आपने बात करी चैम्पियंस ट्रॉफी की, तो वो भी काफ़ी 2013 में जब इंडिया जीती थी तो उसका काफ़ी हाइप हुई थी। तो वनडे फॉर्मेट तो भैया 100% बहुत अच्छा है, और चैम्पियंस ट्रॉफी का अगर होती है अब आगे चलेगी होगी तो सक्सेसफुल ही रहेगी मेरे हिसाब से। सक्सेसफुल रहेगी। एंड आपका जैसे आपने कहा WTC है, तो उसका क्या रीज़न है? सिंस आप टेस्ट में ज़्यादा अपना करियर देख रहे हो इसलिए, या उसका थोड़ा सा फॉर्मेट ही अलग है, 2 साल तक चलती है, प्रॉपर सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना अपना टैलेंट शोकेस करने का, हर एक टीम को चांस मिलता है लीग में टेबल पे ऊपर आने का, तो क्या ये वजह है WTC भी है एक यंगस्टर के लिए ना। रेड बॉल क्रिकेट अगर वो खेल रहा है तो आपको हर चीज़ में बेस्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल। मेंटली फिटनेस आपकी बेस्ट होनी पड़ेगी। आप थके आए हो, डे 1 ख़त्म हुआ है, नेक्स्ट डे फिर आपको एनर्जी अपनी हाई रखनी पड़ेगी। तो इस रीज़न की वजह से टेस्ट चैम्पियनशिप तो बेस्ट लगती है। और जो नए लड़के रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी आगे इंस्पायर होते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जैसी टूर्नामेंट को देख के। तो क्रिकेट की अब हमने बहुत बात कर ली है, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे हमारा रैपिड फायर राउंड। तो रैपिड फायर राउंड में आपको सोचना बिल्कुल नहीं है, आपको बस फटाफट आंसर देने, जो मन में आए फटाफट बोल दो बस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फेवरेट क्रिकेट शॉट कौन सा है? कवर ड्राइव। फेवरेट बॉलीवुड मूवी? रब ने बना दी जोड़ी। एक्ट्रेस दिशा पटानी। फेवरेट डिश? बटर चिकन। ट्रैवल डेस्टिनेशन जहां आप जाना चाहते हो? यूरोप। करेंट फेवरेट बैट्समैन? विराट कोहली। बॉलर? रविचंद्रन अश्विन। और एक्टर भी बताइए, दो लगे हाथ। एक्टर अक्षय कुमार। तो चलिए ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। अब हम बात करेंगे दिस एंड दैट की, जिसमें हम आपको 2 कंडीशन देंगे एंड आपको उनमें से एक चूज करनी है। 2 प्लेयर के नाम बोल सकते हैं, उसमें कुछ भी बोल सकते हैं। आपको 2 ऑप्शंस देंगे, आपको एक पिक करना है और सोचना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक। चलिए, रेड बॉल और व्हाइट बॉल? रेड बॉल। सचिन और विराट? युवराज एंड धोनी? युवराज। माउंटेन एंड बीचेस? टी एंड कॉफी? कॉफी। चलिए, तो यहाँ पे हमारा काउंटडाउन जो दिस एंड दैट राउंड था वो भी खत्म होता है। एंड बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी जिसमें हमने आपकी जर्नी को भी देख लिया, हमने आपके इंटरेस्ट को भी पता कर लिया, साथ में ये भी जान लिया कि भाई क्या क्या आपको अच्छा लगता है एंड आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। लेकिन जाते जाते जो इस करंट टाइम पे जो क्रिकेटर्स हैं या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो अपने ड्रीम को फॉलो तो करना चाहता था, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पर अटेंशन स्पैन कम होने की वजह से आप देखते हो ध्यान भटक जाता है। तो ऐसे प्लेयर्स को, ऐसे एथलीट्स को, ऐसे क्रिकेटर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि भाई छोटा सा टाइम आपने दिया क्रिकेट को या किसी भी स्पोर्ट को, आपको उसमें सक्सेस हाथ नहीं लगी एंड आपने गिव अप कर दिया, तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप? आजकल के यंगस्टर्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जस्ट कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ
इन्जॉय करो गेम को, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि आप अगर प्रेशर नहीं लोगे तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे और उससे आप अच्छे डिसीजन, राइट डिसीजन ले सकते हो। तो यही बोलूँगा कि ज़्यादा प्रेशर ना लें, इन्जॉय करें गेम को और जस्ट फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेस पे काम करते रहें। वीकनेस पे काम करते रहें। तो भाई आप लोग सुन रहे थे आयुष दुसेजा को, एंड इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से काम हेड से सारी चीज़ों के आंसर दिए थे। थैंक यू सो मच आयुष फॉर coming and discussing about cricket and your journey. Thank you so much for joining. Thank you so much everyone, and बाकी हम लोग ढेर सारे पॉडकास्ट में आपसे जुड़ते रहेंगे एंड ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे।